जीटी की बड़ी जीत से छूटे आरसीबी और एमआई के पसीने, खूंखार एसआरएच हुई आईपीएल 2025 से बाहर। यार अब जैसे जैसे आईपीएल का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, प्लेऑफ की तस्वीर साफ होती जा रही है। लेकिन इस बार आईपीएल में सबसे दिलचस्प बात यह रही है कि टॉप 4 की लड़ाई उतनी दिलचस्प नहीं है जितनी टॉप 2 की लड़ाई है, क्योंकि जितने भी कंटेंडर टॉप 4 के हैं, या मैं कहूं कि जो सुनिश्चित कर चुके हैं टॉप 4 में स्थान, वो भाई साहब सब के सब दावेदार हैं टॉप 2 में पहुंचने के। हाँ, इवन जो 5वें स्थान पर इस वक्त है पॉइंट टेबल में, वो भी दावेदारी ठोक रहा है टॉप 2 में पहुंचने की। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली कैपिटल्स। अभी तक पिछले मुकाबले में जब एमआई लगातार अपनी 6वीं जीत अर्जित करती है, आरसीबी टीम जो पहले स्थान पर थी, और फिर लगा कि गुजरात टाइटंस अब स्लिप करेगी, लेकिन इस मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने जिस तरीके से जोरदार और शानदार क्रिकेट खेलकर दिखाया है भैया, काबिले तारीफ है गुजरात टाइटंस की टीम। यार लिमिटेशंस इस टीम में बहुत मौजूद हैं, थोड़े बहुत लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन उन लिमिटेशंस को बखूबी समझना, उन लिमिटेशंस को बखूबी परखना और उन लिमिटेशंस को होते हुए दमदार, बेमिसाल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय प्रदर्शन करके दिखाना, ये गुजरात टाइटंस की आईपीएल 2025 की खासियत रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है पॉसिबल तो आशीष नेहरा की वजह से हो पाया। जबरदस्त ये कोच हैं, जबरदस्त ये मेंटोर हैं, क्या कुछ रणनीतियां बनाते हैं भाई साहब वो डग आउट से, ये सिर्फ और सिर्फ नेहरा पाजी समझ सकते हैं। बात करें इस मुकाबले की तो गुजरात टाइटंस के लिए इस मुकाबले में जीतना बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत अहम था, क्योंकि सभी टीमें ये मानकर चल रही थी, सभी टीमें नहीं, सभी क्रिकेट प्रशंसक ये मानकर चल रहे थे कि भाई साहब गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल स्लिप कर रही है और इनके अंदर लिमिटेशंस ज्यादा है, ऑन द पेपर इनकी टीम थोड़ी कमजोर है, तो ये तीसरे चौथे या इनमें दोनों में से कोई एक टीम बाहर जाएगी। तो दोनों के लिए, खासकर गुजरात टाइटंस के लिए ये जीत आवश्यक थी। तो गुजरात टाइटंस ने वैसा ही दमदार प्रदर्शन किया है जैसा इनके क्रिकेट प्रशंसकों से इनसे उम्मीद थी। वही फिर से सिलसिला इनके लिए शुरू हुआ साई सुदर्शन, शुभमन गिल। यार ये प्लान सेट करके आते हैं कि हमको सॉलिड स्टार्ट देना है, बेहतरीन स्टार्ट देना है, और ये पता है इनको कि हमारा पूरा का पूरा बैटिंग यूनिट टॉप 3 पर रिलाई है, तो एक ना एक बंदा 20 ओवर खेलेगा ही खेलेगा। साई सुदर्शन बेहतरीन पारी खेलते हैं, 23 गेंदों 48 रन ठोक देते हैं। शुभमन गिल का बेहतरीन अर्धशतक आता है, फिर जॉस द बॉस वो फिनिशिंग टचेस देते हुए दिखते हैं, और इन तीनों के दमदार, बेमिसाल, अद्भुत बल्लेबाजी के दम पर 20 ओवरों में 224 रन स्कोर बोर्ड पे टांग देती है गुजरात टाइटंस। वहीं से लगभग इनका जीत सुनिश्चित हो जाता है, लेकिन सबके जहन में डर था कि भाई साहब ये हैदराबाद वाली टीम है, ये असंभव को संभव करना जानते हैं, ये 200 के टारगेट अपने दिन चेज डाउन कर लेंगे। स्टार्ट अभिषेक शर्मा और हेड ने दी थी, अभिषेक शर्मा और हेड के बीच पार्टनरशिप भी जोरदार थी, लेकिन ये गुजरात टाइटंस जो कुछ भी करके आते हैं, जो रणनीतियां बनाकर आते हैं, भाई साहब इनके गेंदबाज उसको अमल करना जानते हैं। बहुत बड़े नाम नहीं है, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशान शर्मा, राशिद खान, साई किशोर, वाशिंगटन सुंदर, कोएटजे, बहुत विश्व स्तरीय गेंदबाज नहीं, कई तो रिजेक्टेड कई फ्रेंचाइजी से गेंदबाज हैं जो यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं। चाहे मैं प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लूं, चाहे मोहम्मद सिराज की बात कर लूं, चाहे ईशान शर्मा की बात कर लूं, सबके सब रिजेक्टेड माल थे अपने अपने फ्रेंचाइजी के, लेकिन यहाँ पर सब के सब अपने स्ट्रेंथ को बैक कर रहे हैं। नेहरा जी का सिर्फ और सिर्फ एक संदेश सभी तेज गेंदबाजों को कि अपने स्ट्रेंथ को बैक करो, जो आपका स्ट्रेंथ है वो गेंदबाजी करो, देखो रिजल्ट नहीं मिलता है तो कहना, और रिजल्ट आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इस टोटल को डिफेंड करना बल्लेबाजों वाली पिच पर। हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, क्लासेन जैसे धुरंधरों के मौजूदगी के बावजूद उनको कभी इस रन चेंज में आने ही नहीं देना, विकेट ना गिरने के बावजूद उनके ऊपर कसी हुई गेंदबाजी करना, भाई साहब सिकंजा कस के रखना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग का नतीजा था। बिल्कुल सबकी कमजोरियां वो जानते थे, कहां पर गेंद टप्पा पटकना है वो समझते थे, और वहीं पर गेंद टप्पा पटकी जाती थी, जिस कारण से ना ही अभिषेक शर्मा टिकने के बावजूद 5th गियर में आ पाए, ना ही हेड आ पाए 5th गियर में, ना ही क्लासेन आ पाए, सब के सब बंधे हुए नजर आ रहे थे। आप स्ट्राइक रेट देख लो, 16 गेंद 20 रन हेड के, 125 का स्ट्राइक रेट मात्र। अभिषेक शर्मा 41 गेंद 74 रन, ठीक खेले, स्पिनर आए तो थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ाया, लेकिन इनके ऊपर भी सिकंजा तेज गेंदबाजों ने कसा था, 180 का स्ट्राइक रेट। फिर ईशान किशन ने तो पूरी लुटिया डुबाई है। अगर ईशान किशन की ये पारी अच्छी खासी रही होती तो शायद और आगे और रोचक होता मुकाबला, लेकिन ईशान किशन ने पूरी तरीके से लुटिया डुबाया, 17 गेंदों पर 13 रन, इवन टेस्ट पारी खेल डाली है।
क्लासेन एक विध्वंसक नाम, T20 का खूंखार बल्लेबाज, वो बनाता है 18 गेंदों पर 23, 127.78 और पूरी तरीके से जैसे लग रहा था कि कसे हुए हैं क्लासेन। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चौके और छक्के मारा जाए। नीतीश रेड्डी जरूर अंत में वो 10 गेंदों पर 21 रन, लेकिन तब तक मुकाबला पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। तो ये जो प्लानिंग के साथ उतरती है भाई साहब गुजरात टाइटंस, एक खास बात है इस टीम की। पूरी टीम हैदराबाद की 20 ओवरों में 186 बनाती है, 38 रन से गुजरात टाइटंस को जीत अर्जित होती है। और अगर हम बात करें इस जीत की, तो भाई साहब दूसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं इस जीत के साथ। पॉइंट टेबल दिलचस्प हो चुका है, टॉप 2 की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। आप 5 टीमें देखिए, सब के सब दावेदार हैं। MI 11 मुकाबलों में 14 पॉइंट, GT 10 मुकाबलों में 14 पॉइंट, RCB 10 मुकाबलों में 14 पॉइंट, PBKS 10 मुकाबलों में 13 पॉइंट और DC 10 मुकाबलों में 12 पॉइंट पे है, ज्यादा पीछे नहीं है। MI जो 11 में है, अगर DC अगला जीतेगी तो 11 में 14। यानी ये पॉइंट टेबल दिलचस्प हो गया है। ये पॉइंट टेबल में टॉप 2 की लड़ाई दिलचस्प हो गई है यार। तो गुजरात टाइटंस इस मुकाबले में जीतकर ये सुनिश्चित कर चुका है भाई साहब, वो स्लिप नहीं कर रहे हैं मोमेंटम। वो इस पूरे प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं, वो एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं और वो प्लेऑफ में अपना जगह सुनिश्चित करेंगे। फिर टॉप 2 की लड़ाई देखी जाएगी। एक दिलचस्प मुकाबला की उम्मीद थी, लेकिन रन चेज उतना बेहतरीन नहीं हो पाया हैदराबाद द्वारा, क्योंकि गुजरात टाइटंस के गेंदबाज स्पॉट ऑन थे अपनी रणनीतियों में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि गुजरात टाइटंस की जीत आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।